दोस्तों, मैं विनोद खन्ना आप सभी दर्शकों का अखंड भारत न्यूज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के मुद्दे की बात में हम बात करेंगे जय संगठन को लेकर। जी हां दोस्तों, जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन, या यूं कहूं एक आदिवासी परिवार जिसकी दहाड़ कुछ समय पहले तक पूरे देश में गूंजती थी। कुछ समय पहले तक आंदोलन के तौर पर कई बड़े बड़े अधिकारियों को पसीने छुड़ाने वाली जयेश टीम, जयेश परिवार आज बिखरता हुआ दिखाई दे रहा। इसका क्या कारण है दोस्तों, आज इसी को लेकर हम अपनी बात रखेंगे और आप भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि आखिर क्यों और किस वजह से इतना विशाल परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है और कौन है इसके जिम्मेदार। दोस्तों, आज जो जयेश को लेकर मैं बात रख रहा हूं, वो बात भी एक ऐसे स्थान से रख रहा हूं। आप मेरे पीछे देखिए इस डैम को, तो आप पहचानते ही होंगे, जो पूरे भारत में प्रसिद्धि पा चुका है। ये अच्छे डैम के लिए प्रसिद्ध नहीं हुआ, लेकिन टूटने के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ, सोशल मीडिया पर छाया रहा। इसकी वजह से कई परिवारों की रातों की नींद उड़ गई, कई खेत बर्बाद हो गए। इसी डैम पर खड़े होकर मैं आज जयेश की बात क्यों और किस लिए रख रहा हूं, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, पत्रकारिता जब से शुरू की, उसी दौरान एक यहाँ का मुद्दा मेरे सामने आया था। यहाँ पर मुझे पता चला कि इस कारम डैम पर, जी हाँ दोस्तों, ये कारम डैम है। इस कारम डैम पर यहाँ जो डूब में गए कई हजारों परिवार के आदिवासी धरना देकर बैठे हुए हैं। उनके साथ में यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, पूर्व विधायक पांचीलाल जी मेड़ा बैठे हुए हैं। यहाँ के सरपंच, जो पूर्व सरपंच है, वो बैठे हुए हैं। दोस्तों, उन्होंने जो मांग रखी थी मुआवजे को लेकर, उनको पूर्ण मुआवजा नहीं दिया गया, इस बात को लेकर मांग रखी थी। और कुछ ही दिनों बाद हमने देखा कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। उसके बाद भी यहाँ से धरना उठ गया, धरना खत्म हो गया। तो हमने इसका कारण जानना चाहा। जब देखा कि कई आदिवासी परिवार जिनको यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, करोड़ों रुपए जिनको मिलना चाहिए, लाखों रुपए मिलना चाहिए मुआवजा, उनको मात्र मकान के 4 से 5 लाख रुपए देकर यहाँ से भगाया जा रहा था। कई किसान ऐसे थे जो सालों से, उनके दादा परदादा भी उन जमीनों पर कब्जा करके या खेती लायक उस जमीन को बनाकर उस पर खेती कर रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे। उन लोगों के साथ में शासन प्रशासन ने ऐसा खेल किया कि उनको मुआवजा नहीं दिया गया। कारण उसका बताया गया कि ये जमीन वन विभाग की है या सरकारी है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि क्या वाकई में हम आज भी गुलाम हैं। क्योंकि देखा जाए तो ये जो पट्टा कहते हैं हम, जिसे सरकार पट्टा कहती है, ये पट्टा वही है। ये पट्टा वही है। इतने सालों से ज़मीन पर खेती करने के बावजूद भी उन लोगों के पास में पट्टा नहीं था, तो उन्हें अपनी ज़मीन से मुआवजे से हाथ धोना पड़ा और वो मजबूरीवश मजदूरी के लिए मजबूर हुए और कहीं और चले गए। दोस्तों, ये पीड़ा जब हमने देखी तो हमने इसकी आवाज़ उठाई, इसकी जानकारी ली। इसके बाद में हमने देखा कि जो कागज़ है, कागज़ों पे तो उनको लाखों करोड़ों रुपए का मुआवजा दिखाया जा रहा है, लेकिन उनके हाथों में कुछ नहीं आया। इसके बाद में फिर उन ग्रामीणों ने
दोबारा ये डैम चल रहा था, इसकी घटिया निर्माण की शिकायत की उन्होंने कि ये गलत बन रहा है, और फिर यहाँ पर धरना दिया। तब भी इनको समझाने के लिए यही जनप्रतिनिधि आते थे जो आदिवासी जनप्रतिनिधि है, विधायक है, सांसद है, सबकी जिम्मेदारी बनती है। यही लोग आए थे, उन्हें यहाँ पर पुलिस के द्वारा जबरन उठाया गया था। तब सबसे पहले मैंने जयेश से इसी कारम डैम से मदद मांगी थी। इसीलिए मैं आज जयेश की बात इस कारम डैम से करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस कारम डैम पर खड़े होकर मैंने यहाँ के जो अभी वो तो नहीं हैं, लेकिन देवराज मल्होत्रा जो जयेश जिला अध्यक्ष थे, उन्हीं को फ़ोन लगाया और कहा क्या आप आंदोलन करते हो, लोगों की आवाज़ें उठाते हो, लोगों को न्याय दिलाते हो, तो ये भी आदिवासी परिवार है, हजारों आदिवासी लोग हैं, उनके बच्चे हैं, उनको इस तरह से परेशान किया जा रहा है, मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, तो आप आइए यहाँ पर लड़ाई लड़िए, यहाँ पर उनका साथ दीजिए। लेकिन दोस्तों, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब इसके अतिरिक्त मैं लोगों का या फिर उन जनप्रतिनिधियों का या यूं कहूं कि उन पदाधिकारियों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बात के माध्यम से आप सभी युवा शक्ति तक अपना संदेश ही पहुंचाना चाहता हूं। इसीलिए मैं सभी का नाम लेकर उन्हें बदनाम नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो इशारों में जो मैं बात कहूँगा उसे आप भी समझेंगे और वो लोग भी समझेंगे जिनसे हमारी बातचीत हुई। दोस्तों, आप जानते ही हो और ये पीड़ा सबने सुनी होगी और सबने झेली होगी। पहले हम गांव से निकलकर छात्रावास, ठीकरी छात्रावास में आए, तो यहाँ पर हमने वो शब्द कई बार सुना। कुछ थोड़ी सी गलती हो जाती थी तो उच्च वर्ग के लोग, उच्च समाज के लोग कहते थे कि ये आदिवासी कभी नहीं सुधरेंगे। दोस्तों, आपने में से किसी न किसी ने ये पीड़ा और ये शब्द सुना ही होगा। आज उसी को हम लोग सोशल मीडिया पर फिर से दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से जयेश परिवार के युवा आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पोस्ट पे पोस्ट कर रहे हैं, जिस प्रकार से जो एक प्रकार से देखा जाए तो सोशल मीडिया पे लड़ाई हो रही है, उससे तो ये शब्द फिर से सार्थक होता है कि ये आदिवासी कभी नहीं सुधरेंगे। दोस्तों, मैं आदिवासी हूँ, इसलिए मैं आज आपके सामने जो बात रख रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सुनेंगे, समझेंगे, और अगर मेरे किसी शब्द में से आपको ठेस पहुँचे तो अपना भाई समझकर क्षमा करना, लेकिन उस चीज़ को छोड़कर दूसरी बातों पर भी गौर करना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों, कुछ वक्त पहले जब इस जयेश टीम का गठन हुआ, इसकी शुरुआत हुई और जैसे जैसे इसके आंदोलन के माध्यम से लोगों को न्याय मिलने लगा, एक उम्मीद जगी। हमें लगा कि नहीं, गर्व होने लगा कि आदिवासी समाज भी फिर से खड़ा हो रहा है लड़ाई लड़ने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, और ख़ास करके जय आदिवासी युवा। दोस्तों, मैं कह रहा हूँ, स्वयं ने बड़वानी में सुमेर सिंह बड़ोले का किस्सा आपको याद ही होगा कि सुमेर सिंह बड़ोले पर कार्रवाई हुई थी कोरोना काल में, लॉकडाउन के इसमें गाइडलाइन तोड़ने का जो उन पर आरोप लगा और उन पर कानूनी कार्रवाई हुई थी, उसी के विरोध में आंदोलन हुआ था। दोस्तों, तब मैंने इस शक्ति को नज़दीक से देखा था कि किस तरह से पहली बार मैंने इस आदिवासी युवा शक्ति को देखकर जो थाने के गेट है वो बंद होते हुए देखे। हमें इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई कि देखिए, आज हम भी गर्व से कह सकते हैं कि हम आदिवासी हैं और सुधरेंगे,
लेकिन तुम्हें सुधार कर सुधरेंगे, एक उम्मीद जगी थी। दोस्तों, इसकी शुरुआत, जो दरार पड़ने की शुरुआत में सबसे बड़ी वजह विधायक हीरालाल अलावा जी के कांग्रेस से चुनाव लड़ने के बाद से हुई। जी हाँ दोस्तों, ये शक्ति है, इसके बिखरने की शुरुआत मैं सबसे बड़े वजह जो मानता हूँ उसे वही 2018 का वो दिन मानता हूँ जिस दिन ये घोषणा हुई कि विधायक हीरालाल अलावा जी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, ये इस शक्ति को शायद हीरालाल अलावा जी भी नहीं पहचान पाए होंगे। उन्हें भी ये महसूस हुआ होगा कि मैं इस समाज के तौर पर या इस संगठन के तौर पर चुनाव लड़कर शायद विधानसभा में जाकर आदिवासियों की आवाज़ नहीं उठा सकता हूं। लेकिन हम उस चीज़ को पहचान गए थे और हम बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहे थे, उस समय भी कर रहे थे कि अगर विधायक हीरालाल अलावा जी कांग्रेस की बजाय जयेश से ही चुनाव लड़ते तो जीत कर भी आते और अगर हार भी जाते तो शेर कहलाते। इसीलिए जो युवाओं के मन में जो भावना, जो कांग्रेस और बीजेपी से यही समाज नाराज था, यही कुछ युवा नाराज थे, तो इनको अच्छा लगा वो चीज़ की कि जयेश इन सबके खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन जैसे ही हीरालाल अलावा जी का कांग्रेस में जाना हुआ, वैसे ही इस परिवार में बिखराव आना शुरू हुआ। जी हाँ दोस्तों, यही सबसे बड़ी वजह रही। इसके बाद में इस परिवार को संभालने की कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन तरह तरह से जो लोग हैं, या यूँ कहूँ कि कुछ पदाधिकारी हैं, या उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ कुर्सी के लिए इस समाज का, इस संगठन का इस्तेमाल करने लगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात तो खुले तौर पर बताना चाहूँगा कि मैंने इस संबंध में, आप चाहो तो मैं सबूत के तौर पर और उन लोगों के सामने आपसे बात के माध्यम से बता भी सकता हूँ और उन लोगों के सामने जवाब भी ले सकता हूँ कि उन्हें कितनी बार कहा कि जयेश परिवार बिखर रहा है, इसे संभाल लो, ये बहुत बड़ी शक्ति है। हम भी एक पत्रकार के तौर पर समाज सेवक बनकर अपना काम करते रहे, लेकिन ये जो संगठित शक्ति थी, जो आंदोलन करती थी और अपनी बात मनवा लेती थी और न्याय लोगों को दिलवा देती थी, इसकी बात कुछ अलग थी। इसीलिए मैं बार बार अनुरोध करता रहा कि आप आइए और इसको वापस संभालने की कोशिश कीजिए। आप चाहो तो डॉक्टर हीरालाल अलावा जी से पूछ सकते हो। मैंने इनको कई बार मैसेज करके कहा कि साहब, आप ये पद त्याग दीजिए, अगर लड़के, युवा या फिर इस लड़ाई की जो जड़ बन रही है, आप इसको त्याग दीजिए। हमारा समाज, हो सकता है कि यही युवा आपको बड़ा पद दिलवा दे, हो सकता है। आप युवा शक्ति को, आदिवासी युवा शक्ति को नहीं पहचानते होंगे, लेकिन हमने देखा है, उसको महसूस किया है। इसीलिए बार बार सचेत करते आप लोगों को आए, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैं खुले तौर पर कहना चाहूँगा, कई पदाधिकारियों को मैं बार बार कहते रहा, युवाओं से भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करता रहा कि आप ये डॉक्टर खेलना बंद कीजिए और समाज को, जो जिसके कारण हम खड़े हैं, हमारा नाम है, जिस प्रमाण पत्र पर आदिवासी शब्द लिखा जाता है, जो हमारी पहचान है, वो आज बिखर रहा है, टूट रहा है। कई परेशानियां हो रही है, आप देखोगे नहीं, महसूस करना पड़ता है। हम जाते हैं, हमें मालूम है कि कहाँ क्या हो रहा है, आदिवासियों के साथ में कैसे अन्याय अत्याचार हो रहा है। लेकिन ये संगठन जिस दिन से लड़ना शुरू हुआ है, उस दिन से अन्याय अत्याचार का बढ़ना शुरू हुआ है। आज मैं आपको कहना चाहूँगा, जो ये पदाधिकारी जो है, मैं इन्हीं से सवाल करता हूँ, आप बताइए, क्या आपके खुद के गांव में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? खुद के गांव में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? खुद के गांव के लोग परेशान नहीं हैं?
सबसे पहले अपने गांव की बात करो। इसके बाद में मैं जो कह रहा हूँ कि किस तरह से आदिवासियों के नाम से योजनाएं चल रही है और सिर्फ कागजों पे लूट हो रही है। दोस्तों, मैंने पहले भी वो शब्द कहा कि आदिवासी के गले में जो ये पट्टे नाम का चीज़ है, ये पट्टा डला हुआ है, तो कहाँ से हम मालिक हुए और कहाँ से हम आज़ाद हुए। इसके अतिरिक्त आदिवासी कहाँ कहाँ नहीं गुलाम हैं। आप आपस में लड़ते रहो, आपको गुलामी शायद दिखाई नहीं देती है, और देखते भी है तो सोशल मीडिया पे सिर्फ लिखते हैं। गुलामी आप कंपनियों में जाओ तो आदिवासी गुलाम हैं। आप जमींदारों के यहाँ पे जाओ, आदिवासी बंधुआ मजदूर है, गुलाम हैं। आप अरे वो तो छोड़िए, रोजगार के लिए मजदूरी के लिए आदिवासी समाज मंडियों में बिक रहा है। जिन बहन बेटियों की बात, जिन युवाओं की बात, जिस आदिवासी समाज को आप आगे बढ़ाने की बात करते हो, उसकी मंडी में बोली लगती है साहब। आप क्या समाज सेवा की बात करते हो? कौन सी लड़ाई में भागीदारी करते हो? आप किसी को शराब के केस में बंद हो गया, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए, आंदोलन के लिए बुलाते हो। आप ऐसे छोटे छोटे आंदोलन में भाग लेने के लिए भी फट से लिख देते हो। आप जानते हो आदिवासी किराए की व्यवस्था भी कैसे करके पहुंचता होगा और कैसे जाता होगा। आप कुछ उनकी पीड़ाएं समझते होंगे, लेकिन फिर भी इस आदिवासी समाज के युवाओं में इतना जोश है, जुनून है, देश के लिए लड़ने का जज्बा इतना है कि वो कैसे भी करके, कुछ भी करके, कहीं से भी व्यवस्था करके उस आंदोलन में पहुंच जाते हैं और आप लोगों की शक्ति बनकर दहाड़ते हैं मैदानों में। लेकिन आप करते क्या है? सिर्फ उनका इस्तेमाल। अरे लड़ाई लड़ना हो ना तो स्थायी लड़ाई लड़िए ना, एक बार भी न्याय दिलवाइए ना, पूरा आदिवासी समाज खड़ा हो सकता है आपके साथ में। इस युवा शक्ति का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैं वास्तविकता बताना चाहता हूँ, बुरा लगे तो 10 बार लगे, लेकिन ये बात सत्य है। आप जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो वो सरासर गलत है। आप आदिवासियों की बात करते हो, कहाँ कहाँ गुलामी कर रहा है वो, कैसे पीड़ाएं झेल रहा है, जरा सी गलती पर उसको किस तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है। वो इज्जत कब हासिल होगी? संगठित होने पर। संगठन का मतलब ही आपने बदल दिया है, आप संग में ही ठन रहे हो। वास्तविकता है ये जयेश परिवार की, ये वास्तविकता है उन युवाओं की जिनकी दहाड़ सुनकर कलेक्टर कार्यालय के हो या थानों के हो गेट बंद हो जाते थे। उसी शक्ति को आज तोड़ा जा रहा है, और इसके कारण भी है दोस्तों। मैंने एक तो वो कारण बताया, इसके अतिरिक्त कांग्रेस भाजपा भी चाहती है, कुछ सरकारी तंत्र भी चाहता है कि ये शक्ति ना मिले, क्योंकि ये शक्ति अगर मिली तो सिर्फ यही समाज नहीं, अन्य समाज के लोग भी जो पीड़ित है उनकी भी रखवाली यही समाज कर सकता है। दोस्तों, कुछ लोग हमें जाति धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, जैसे हीरालाल अलावा ने ही पहले जो विचार डाले लोगों युवाओं के बीच में कि हमारे तो ये भगवान है, ये हमारे भगवान नहीं है। इसके बाद में वही व्यक्ति कावड़ यात्रा उठाए फिर रहा है, मंदिर मंदिर घंटे बजा रहा है। तो ये जो हीन भावनाएं डाली, उसी का जो नतीजा निकला कि हमारे युवा भटकते गए, जाति धर्म के नाम पे भटकते गए, समाज के नाम पर भटकते गए, भगवान के नाम पर भटकते गए, और इसी बात का फायदा इन अन्य पार्टियों ने या अन्य जो तोड़ने वाले लोग हैं उन लोगों ने उठाया। दोस्तों, आप जो कहते हो कि हम इस धरती के मालिक हैं, मैं आप ही की बात कह रहा हूँ कि आप ही ऐसा कहते हो कि हम इस धरती के मालिक हैं, तो बताइए इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी कण कण भी तो हमारा ही हुआ ना। फिर आप इस चीज़ की लड़ाई में क्यों पड़ जाते हो कि ये व्यक्ति तो उस समाज का है,
इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, वो व्यक्ति तो उस समाज का है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, वो तो हिंदू लिखता है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ये जो धर्म के नाम से और जाति के नाम से जो बात के नाम से जो लड़ाया जाता है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि अगर आप ही लोग कहते हो कि हम मालिक हैं तो फिर मालिक का तो सब कुछ हुआ, सभी लोग हमारे हुए, सबकी रक्षा करना, सबकी लड़ाई लड़ना हमारी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है, ये आप खुद से पूछिए। और अगर नहीं बनती है तो फिर अपने आप को मालिक कहना छोड़ दीजिए। दोस्तों, जब इतना समाज गुलाम है, आप देखिएगा ना, अब हम गांव में जाते हैं, देखते हैं लोगों के घरों में ताले लगे हुए हैं, कहाँ गए तो कहते हैं कि बाहर गए, मजदूरी के लिए गए हैं, कोई गुजरात गया, कोई महाराष्ट्र गया है, कोई मंडी में बिकने गया है। तो कहाँ से हम अपनी लड़ाई और कहाँ से हम मालिक हुए और किस दिशा में हमें भगाया जा रहा, इन लोगों के द्वारा हमें भटकाया जा रहा। सीधे तौर पर दोस्तों, मैं पहले भी कहते आया हूँ कि लड़ाई वो लड़िए जो जरूरी है। मुझे एक बात बताइए, आदिवासियों को पट्टा दिलाने की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, उनको जमीनों पर कब्जा दिलवाने की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, उनको उनके खेतों तक पानी की व्यवस्था करने की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। या फिर आपको एक मुद्दा और बताना चाहूँगा, जेल में लगभग 90% 95% गरीब लोग बंद है, उसमें से भी यूं सोचो कि 80% लोग तो सिर्फ गरीब आदिवासी लोग हैं, जो इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो इतने गरीब है बेचारे कि उनको वकील के देने की फीस नहीं है, इसलिए बंद पड़े हुए, छोटे छोटे झगड़ों में बंद पड़े हुए। लड़ाई लड़ना हो, मुद्दा उठाना हो तो ये उठाइए, सरकार से मांग कीजिए कि ऐसे लोगों को रिहा किया जाए, ऐसे लोगों की अदालत लगाई जाए, जन सुनवाई की जाए। लड़ाई लड़ना हो तो ये लड़ाई लड़िए। करोड़ों रुपए सालाना बजट आता है आदिवासियों के लिए, कभी फुर्सत मिले तो अपने गांव का ही विकास के लिए पहले जो कुछ हुआ उसको छोड़ दीजिए। आज से भी अगर आप ये कोशिश करें कि सिर्फ अपने गांव को ही सुंदर बनाएं तो गांव से ही देश बनता है। एक एक गांव सुंदर बनेगा तो देश अपने आप सुंदर हो जाएगा। लड़ाई लड़नी हो तो ये लड़ाई लड़िए। आप किस तरह से, एक छोटा सा मैंने मैसेज डाल दिया फेसबुक के माध्यम से तो कुछ लड़कों में तूफान मच गया, जबकि मैंने वास्तविकता लिखी, जो भी लिखी सत्यता लिखी कि इतने बड़े, इतने आलीशान होटल में, इतने बड़े गार्डन में समन्वय बैठक करने की क्या ज़रूरत थी। और ज़रूरत थी, अच्छी बात है अगर हमारा समाज भी इस तरह से बड़े होटलों में और बड़े शहरों में प्रोग्राम करने लग गया तो अच्छी बात है, ये हमारी शान कहलाएगी। लेकिन उस समन्वय की बैठक का समय 10 बजे से 4 बजे तक दिया गया था। मैं लगभग 11:15 साढ़े 11 बजे के लगभग ऐसा सोच के जा रहा था कि हो सकता है कि बैठक शुरू हो गई हो और मैं लेट पहुंचूं, क्योंकि मेरे मन में कुछ नहीं था। मेरे मन में यह था कि मैं वहां पर जाकर उस युवा शक्ति को यही बात जो आज वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कर रहा हूं, यही बात वहां पर जाकर समझाऊं और उन्हें समझाऊं कि आपकी ताकत क्या है और इस देश को आपकी कितनी ज़रूरत है। इसी बात के लिए मैं वहां पर गया था। लेकिन कई मित्र सोशल मीडिया पर ही वही हथियार चलाना शुरू हो जाते हैं, जिनका कुछ नहीं काम होता है, यही काम होता है कि इसको कैसे रोका जाए। दोस्तों, मैं कहता हूं, आप सभी मित्र हो, परिवार के सदस्य हो, आप कहते हो कि एक तरफ विक्रम आचार्य जी हो गए, एक तरफ वो हो गए तो ये इसका आदमी होगा, वो उसका आदमी होगा। ये सोच, ये शंका, ये रखने से पहले सबूत भी रखा करो, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि परिवार तो एक न एक दिन अलग होता ही है,
लेकिन जब प्रोग्राम होते हैं तो सारा परिवार एक हो जाता है। जब ज़रूरत पड़ती है, जब कोई वार त्योहार हो या फिर कोई भी घर में फंक्शन हो, तो देखते हैं कि वही पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है। तो मैं भी आप लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की बजाय बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं, देश को, समाज को आप लोगों की ज़रूरत है, वो सोचिए। इस लड़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ है दोस्तों। ये जो लड़ाई है, ये सबसे बड़ी पद की भी एक लड़ाई है। मैं पद को लेकर भी कहना चाहूँगा कि पद से मतलब मत रखिए, अपने कद से मतलब रखिए, अपने व्यक्तित्व से मतलब रखिए। पद, मैं बार बार इनको कई बार अपील भी कर चुका हूँ कि आप अगर यहाँ पर आपने अध्यक्ष बनाया है तो गांव में भी एक अध्यक्ष बना दीजिए। आपने यहाँ पर उपाध्यक्ष बनाया है तो गांव में भी एक उपाध्यक्ष बना दीजिए। ये पद की जो बीमारी है ये समाप्त हो जाएगी। सारे युवा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, हर गांव में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक प्रवक्ता, सारे जो पद है आपके पास में वो गांव में भी खड़े हो जाएंगे। मतलब आप देश के व्यक्ति हर गांव में खड़े हो, ये सोच रखना चाहिए। मैं बार बार इसी चीज़ का जिक्र करता आया हूँ और बार बार ये कहते आया हूँ कि जो पद की लड़ाई है ना, ये ख़त्म कीजिए। सबको जिम्मेदारियाँ दीजिए, नारी शक्ति को भी जिम्मेदारी दीजिए, युवा शक्ति को भी जिम्मेदारी दीजिए। और इस देश के में जो आदिवासी रह रहे हैं, जिनके साथ में दुख तकलीफ है, उनकी मदद कीजिए। इसी उम्मीद के साथ में कि आपने मेरी बात को गौर से सुना होगा और उम्मीद है कि समझेंगे भी। अगर कुछ शब्दों में हेर फेर हो या कुछ गलती हो तो अपना भाई समझकर क्षमा कर देना। और आप देखते रहिएगा मुद्दे की बात विनोद खन्ना के साथ अखंड भारत न्यूज़ पर। धन्यवाद।